उनकी वंश परंपरा को तोड़ दो, उनकी जड़ों को खत्म कर दो। कुछ ऐसे ही नारे लगते हैं चीन में मुसलमानों के खिलाफ। एक तरफ चीन अपने देश के मुसलमानों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर रहा है, उन्हें गुलामों की तरह घर में कैद कर उनसे काम करवा रहा है, जबरदस्ती नसबंदी कराया जा रहा है। अपने धर्म का पालन करना तो छोड़ दीजिए, एक मुस्लिम होकर आप चीन में खुलकर सांस तक नहीं ले सकते। अपने ही घर में कई सालों तक नजरबंदी में रहना पड़ता है। अगर विरोध किया तो हमेशा के लिए गायब करवा दिया जाता है। गलती सिर्फ इतनी कि आप चीन में पैदा हुए मुसलमान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया पर धाक जमाने के लिए उन्हीं मुस्लिम देशों को यूज कर चीन दुश्मन देशों को गिराने का सपना देख रहा है। क्योंकि चीन को पता है कि अमेरिका को मात देना अभी तो उसके बस की बात नहीं है, लेकिन मुस्लिम देशों को अपने साथ मिलाकर एक बी टीम जरूर बनाना चाहता है। चीन का एक ही लक्ष्य है, दुश्मनों की हार। इसी कड़ी में अब दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक कुर्सियों में से एक यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत इसी कुर्सी पर पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि जर्मनी जैसी बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत भी यूएनएससी की रेस में हार गई है, क्योंकि यहाँ चीन ने ऐसी चाल चली है कि जर्मनी जैसा देश घुटने पर आ गया। यूएनएससी में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, आपके पास कितने हथियार है या आप दुनिया की कितनी बड़ी आबादी है। यहाँ असली खेल है कितने देश आपके साथ खड़े हैं, और हाल के चुनाव में इसका उदाहरण भी दे दिया। किर्गिस्तान ने एशिया पैसिफिक सीट के लिए फिलीपींस को 142-49 के अंतर से हरा दिया, और जर्मनी जैसी बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत भी यूएनएससी की रेस में पीछे रह गई। यानी संयुक्त राष्ट्र में बड़े बड़े दावे धरे रह जाते हैं, आपके पास वोटों का गणित नहीं है, और यही भारत के लिए असली चुनौती है। चीन भारत पर कंट्रोल रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, जिसकी एक बानगी देखने को मिली है। यूएन की कुर्सी पर दांव खेलकर चीन ने किर्गिस्तान के जरिए कई देशों को एक साथ झटका दे दिया है। भारत भी इस कुर्सी पर पहुंचने के लिए पूरी ताकत आजमा रहा है, लेकिन इस बार रास्ता उतना आसान नहीं होगा। भारत ने साल 2028-29 के लिए यूएनएससी की गैर स्थायी सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है, और उसके सामने है ताजिकिस्तान। सुनने में मुकाबला भारत बनाम ताजिकिस्तान जैसा लग सकता है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि यूएनएससी का चुनाव सिर्फ दो देशों के बीच वोटिंग से नहीं होता। यहाँ इस बात का इम्तिहान होता है कि दुनिया के कितने देश आपके साथ खड़े हैं। यहीं पर चीन सबसे बड़ा खेल खेलने को तैयार बैठा है, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसी समय भारत के पड़ोस में चीन और पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी लगातार गहरी हो रही है, और अब सबसे ज़्यादा चर्चा है J-35 स्टील्थ फाइटर की। पाकिस्तान ने चीन के J-35 को हासिल करने के लिए एक शुरुआती सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पाकिस्तान के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हासिल करने का रास्ता खुल सकता है। अब जरा इस बात की गंभीरता समझिए, J-35 कोई सामान्य लड़ाकू विमान नहीं है, ये स्टील्थ तकनीक वाला 5वीं पीढ़ी का फाइटर है, यानी ऐसा विमान जिसे दुश्मन के रडार के लिए पहचानना और ट्रैक करना ज़्यादा मुश्किल बनाया गया है। अगर पाकिस्तान को ऐसे विमानों की संचालन क्षमता मिलती है तो दक्षिण एशिया के एयर पावर बैलेंस पर असर पड़ना स्वाभाविक है, और यही चीन की रणनीति को समझना भी ज़रूरी है। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आज की नहीं है। सीपेक के जरिए चीन ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी बनाई, और रक्षा क्षेत्र में चीन पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण सप्लायर बन चुका है। यानी सड़क से लेकर बंदरगाह तक, लड़ाकू विमान से लेकर ड्रोन तक, चीन और पाकिस्तान के रिश्ते अब सिर्फ दोस्ती की तस्वीर नहीं है, बल्कि रणनीतिक निर्भरता का एक गहरा नेटवर्क बन चुके हैं। और भारत के लिए परेशानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि चीन पहले से भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी है। सीमा पर दोनों देशों के बीच विवाद है, हिमालय में दोनों सेनाएं तैनात हैं, हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत का पारंपरिक सुरक्षा प्रतिद्वंदी है। अब अगर चीन पाकिस्तान को अत्याधुनिक सैन्य तकनीक देता है तो भारत को एक साथ दो दिशाओं में सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। यही वो स्थिति है जिसे रणनीतिक हलकों में टू फ्रंट चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है, और चीन के लिए पाकिस्तान की उपयोगिता यही समझ आती है। चीन को भारत के खिलाफ सीधे हर मोर्चे पर उतरने की ज़रूरत नहीं है,
पीठ में खंजर घोंपना चीन की पुरानी आदत है। ऐसे में यूएन में भारत की लड़ाई बहुत मुश्किल करने वाला है चीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2026 में न्यूयॉर्क में भारत के अभियान की शुरुआत की और इसका नाम रखा गया शांति, नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। भारत के सामने एशिया पैसिफिक सीट के लिए ताजिकिस्तान है और चुनाव जून 2027 में होना है। भारत को जीतने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले देशों के 2/3 वोट चाहिए होंगे। अब सवाल है कि भारत जैसी बड़ी ताकत को इस सीट के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि यूएनएससी में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, आपके पास कितने हथियार हैं या आप दुनिया की कितनी बड़ी आबादी है। यहाँ असली खेल है कितने देश आपके पक्ष में खड़े हैं। और हाल के चुनाव ने इसका उदाहरण भी दे दिया, जब किर्गिस्तान के हाथों एशिया पैसिफिक सीट के लिए फिलीपींस को करारी हार मिली है। जर्मनी का यूएनएससी में पीछे रह जाना कई देशों के लिए एक वेकअप कॉल है, यानी संयुक्त राष्ट्र में बड़े बड़े दावे धरे रह गए। अगर आपके पास वोटों का गणित नहीं होगा तो आपका खेल यहाँ पर खत्म हो सकता है। और यही भारत के लिए असली चुनौती भी है, क्योंकि ताजिकिस्तान के उम्मीदवारी को ओआईसी का समर्थन हासिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओआईसी के हर देश का वोट ताजिकिस्तान को मिलना तय है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके पास एक संगठित कूटनीतिक नेटवर्क मौजूद है। आपको बता दें, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी में कुल 57 देश है। ये संगठन दुनिया भर के मुस्लिम बहुल देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब में है। तो वहीं भारत में दुनिया की बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, फिर भी ये देश ओआईसी का सदस्य नहीं बन पाया। ऐसे में भारत को अब अपने रिश्तों को वोट में तब्दील करना होगा। जाहिर है, भारत में बैठकर अपने देश के लोगों को यानी कि मुसलमानों को गाली देने से तो ये नहीं होगा। पूरी दुनिया देख रही है और सवाल भी उठा रही है कि अपने ही देश में मुसलमानों के साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है। अपने देश के नागरिकों को बांटकर कोई भी देश ताकतवर नहीं बन सकता, क्योंकि दिल्ली में बैठकर दुनिया की बड़ी ताकत होने का दावा करना आसान है, लेकिन न्यूयॉर्क में 193 देशों के बीच अपना समर्थन साबित करना मुश्किल। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि किसी भी देश की वैश्विक ताकत सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की कुर्सी से तय नहीं होती, उसकी सैन्य ताकत भी तय करती है कि पड़ोसी देश उसके साथ किस तरह पेश आएंगे। भारत पर एक तरफ चीन की तिरछी नजर है तो पाकिस्तान भी चीन के दम पर खोखली धमकियां देता रहता है। और अब तो बांग्लादेश भी चीन की गोद में ही बैठना चाहता है और कई महीने से ये खबरें भी आम हैं। और अब तो भारत की चिंता और भी बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए बार बार बहानेबाजी और शर्तें तय कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका पाकिस्तान प्रेम पूरी तरह जारी है। अब बांग्लादेश का सैन्य खुफिया एजेंसी डीजीएफआई के एक दल ने पाकिस्तान का दौरा भी किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस की एक 6 सदस्यीय टीम इसी 15 अगस्त को पाकिस्तान पहुंची। ये दौरा पाकिस्तान खुफिया एजेंसी की कोशिशों का नतीजा है, जिनके जरिए वो बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारत का साथ देगा? तो एक्सपर्ट्स इसे लेकर कह रहे हैं कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन चीन को लेकर अमेरिका सख्त है। अगर चीन पाकिस्तान को J-35 देता है तो अमेरिका चुप बैठकर ये सब देखेगा? ये भी सवाल है। अमेरिका के कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि पाकिस्तान को चीनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर मिलने की स्थिति में भारत को F-35 देने का मामला मजबूत हो सकता है। यानी चीन अगर पाकिस्तान को अपनी 5वीं पीढ़ी की तकनीक के करीब लाता है तो अमेरिका भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी की तकनीक देकर चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर साथ दे ना दे, लेकिन अपना फायदा देखते हुए अमेरिका अपने हथियारों को इंडिया को बेचेगा जरूर। लेकिन यहाँ भारत की अपनी मजबूरी और रणनीति भी है। भारत हर बार किसी दूसरे देश के हथियार खरीदकर अपनी सुरक्षा तय नहीं कर सकता। भारत का लक्ष्य है AMCA, अपनी 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी स्टील फाइटर। और अभी साल 2026 में भारत ने AMCA के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स रॉयस ने AMCA के लिए फाइटर जेट इंजन को लेकर साझेदारी की घोषणा की है और साल 2028 में प्रोटोटाइप रोल आउट का लक्ष्य बताया गया है। यानी भारत का जवाब सिर्फ अमेरिका से F-35 मांगना नहीं है, भारत का एक जवाब ये भी है कि अपना F-35 खुद बनाओ।
लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत के पास इतना समय है, क्योंकि चीन अपनी 5वीं पीढ़ी की तकनीक को आगे बढ़ा चुका है। पाकिस्तान उसके संभावित एक्सपोर्ट कस्टमर के रूप में सामने आ रहा है और भारत का AMCA अभी डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप के रास्ते पर ही है। और यही वापस UNSC की कहानी पर आते हैं, क्योंकि UNSC और लड़ाकू विमान देखने में दो बिल्कुल अलग खबरें हैं, लेकिन असल में दोनों एक ही सवाल पूछती हैं कि क्या UN में सीट जीतकर, हथियार खरीदकर और अमेरिका के करीब जाकर भारत दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। भारत को इन तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। कूटनीति, सैन्य ताकत और अपनी तकनीकी क्षमता। चीन यही तीनों को लेकर तो एक साथ खेल खेल रहा है। UN में उसके पास अपना प्रभाव है, पाकिस्तान के साथ उसका रणनीतिक रिश्ता है, CPEC के जरिए आर्थिक और भू राजनीतिक मौजूदगी है और रक्षा क्षेत्र में वो अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि हथियार बेचने वाला देश भी बन रहा है। यानी चीन सिर्फ सीमा पर भारत के सामने खड़ा देश नहीं है, वो भारत के आसपास इन्फ्लुएंस का पूरा जाल बुन रहा है। पाकिस्तान उस जाल की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है और अगर इस समीकरण में J-35 जैसी 5वीं पीढ़ी की तकनीक जुड़ती है तो भारत के लिए मामला और गंभीर हो जाएगा। लेकिन यहाँ भारत के पास भी विकल्प है। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, फ्रांस और दूसरे देशों के साथ रक्षा सहयोग, स्वदेशी AMCA S-400 जैसा एयर डिफेंस क्षमता और सबसे बड़ी चीज़ भारत की अपनी कूटनीतिक ताकत, क्योंकि चीन की चुनौती का जवाब सिर्फ मिसाइल से नहीं दिया जा सकता, कूटनीति से भी देना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत UNSC के चुनाव में 1 साल पहले से मैदान में उतर चुका है। उसे तजाकिस्तान को हराना है, उसे दुनिया के देशों को अपने पक्ष में करना है और साथ ही ये साबित करना है कि भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता करने वाला देश नहीं है बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था की भूमिका निभाने की क्षमता भी रखने वाला देश है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान J-35 का ऑपरेशनल यूजर बनता है तो भारत को अपने AMCA कार्यक्रम की गति, एयर डिफेंस और काउंटर स्टील्थ क्षमता यानी दुश्मन के रडार से अपनी मौजूदगी छिपाने की क्षमता पर और तेजी से काम करना होगा, क्योंकि युद्ध सिर्फ सीमा पर शुरू नहीं होता। कभी वो वोटिंग मशीन से शुरू होता है, कभी कूटनीतिक समझौते से, कभी हथियारों की खरीद से और कभी किसी दूसरे देशों को अत्याधुनिक तकनीक देकर। आज भारत के सामने चीन की चुनौती इसी तरह के कई परतों पर खड़ी है। UN की टेबल पर चीन का प्रभाव, पड़ोस में पाकिस्तान के साथ उसकी साझेदारी और आसमान में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की दौड़, सब कुछ भारत के लिए एक चुनौती जैसा है। शायद इसीलिए साल 2027 का UNSC चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है और J-35 सिर्फ एक विमान नहीं है। दोनों मिलकर एक बड़े सवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या भारत बदलती हुई दुनिया में अपनी जगह सिर्फ बचा पाएगा या अपनी जगह खुद बनाएगा? क्योंकि आने वाला समय सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि किसके पास ज़्यादा हथियार है, बल्कि ये तय करेगा कि किसके पास ज़्यादा दोस्त हैं, किसके पास बेहतर तकनीक है, किसके पास मजबूत अर्थव्यवस्था है और सबसे बढ़कर किसके पास अपनी रणनीति खुद तय करने की ताकत है। और चीन की चाल को समझने का सबसे बड़ा मतलब यही है, वो जहां सीधे नहीं पहुंच सकता वहां साझेदारी के रास्ते पहुंचता है। पाकिस्तान उसके लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, भारत के बिल्कुल पास मौजूद एक रणनीतिक साझेदार है। अब भारत उस चुनौती का जवाब कैसे देता है, ये आने वाले कुछ सालों में एशिया की पूरी तस्वीर बदल देगा।